जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत ने दिया पाकिस्तान को ऐसा जबरदस्त डोज, अफगानिस्तान हुआ आबाद, पाकिस्तान हो गया बर्बाद। दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान का भारत ने बहुत बड़ा और तगड़ा इलाज कर दिया है। बताएंगे क्या है भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों को लेकर सबसे बड़ी खबर दोस्तों, जहां पर अफगानिस्तान से पाकिस्तान को आउट कर दिया अपने भारत ने। इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका ने भी आसिम मुनीर और शहबाज को प्यार दिखाने के बाद अब दो टुक सुना दिया, कह दिया पाकिस्तान तुम नहीं बल्कि भारत है हमारा असली रणनीतिक साझेदार। जी हां दोस्तों, बताएंगे किसने यह बड़ी बात कही है, कैसे आसिम मुनीर और शहबाज की तारीफ हो गए पुल बांधने के बाद ट्रम्प ने इनको दिया तगड़ा तमाचा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों, लश्कर पानी के रास्ते कर रहा भारत पर बहुत बड़े हमलों की तैयारी, सैकड़ों स्कूबा डाइवर्स और प्रशिक्षित तैराक मौजूद। इस वाटर फोर्स की सामने रिपोर्ट के बाद मच गया तहलका दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे सेमीकंडक्टर के लिए चीन अमेरिका लड़ते रह गए दोस्तों, भारत ने झटके में इस देश के साथ कर लिया बहुत बड़ा डील। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की बढ़ती ताकत, बढ़ती शान का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि पाकिस्तान भारत की बराबरी कभी चाहकर भी नहीं कर सकता, सपने में भी नहीं कर सकता। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां आतंक के गढ़ माने जाने वाले पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने घुटनों पर ला दिया था। उस समय हालात ऐसे हो गए थे कि आतंकिस्तान ने आगे बढ़कर सीज फायर की गुहार लगाई थी, जिसे डीजीएमओ लेवल की वार्ता में भारत ने स्वीकार कर लिया। यह पूरा घटनाक्रम मई 2025 में सामने आया था। उस ऑपरेशन में भारतीय सशस्त्र बलों के एक्शन से पाकिस्तान अभी उभरा भी नहीं था। इसी बीच पड़ोसी मुल्क को एक और मोर्चे पर जोर का झटका लगा दोस्तों। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान को ऐसा कड़वा डोज दिया है जिसे आतंकिस्तान को निगलना मुश्किल होगा। बता दे, दरअसल अफगानिस्तान में दवाइयों का बाजार तेजी से बदल रहा है। यहाँ पहले पाकिस्तान की दवाइयाँ खरीदी जाती थी, पाकिस्तानी दवा कंपनियों का यहाँ दबदबा हुआ करता था। हालांकि अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। अब दोस्तों, वहाँ भारत की दवाइयाँ पाकिस्तानी दवाओं की जगह ले रही हैं। ये बदलाव हाल के महीनों में हुए राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रमों का नतीजा है। एक अफगानी ब्लॉगर फजल अफगान ने अपने अनुभवों से बताया है कि कैसे उन्हें भारतीय दवाइयाँ पाकिस्तानी या तुर्की दवाओं से 4 गुना सस्ती मिली है। उन्होंने इन दवाओं को खरीदा और इसके नतीजे भी काफी बेहतर रहे। फजल अफगान ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि अफगानिस्तान में वे पारोल खरीदने गए थे, जो पाकिस्तान और तुर्की में पैरासीटामोल दवा से जुड़ा एक ब्रांड है। जब वो इसे खरीदने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें फार्मासिस्ट ने बताया कि उन्हें भारतीय दवा कंपनी से इसी तरह की गोलियां मिल सकती हैं। ये पाकिस्तानी या तुर्की दवाओं के मुकाबले करीब 4 गुना सस्ती है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जब मैं तुर्की का पैरासीटामोल की 10 गोलियों का पैकेट मांगा तो इसकी कीमत 40 अफगानी रुपए थी। फिर दुकानदार ने मुझे भारत में बनी पैरासीटामोल दिखाया, इसमें मात्र वही था लेकिन कीमत सिर्फ 10 अफगानी मुद्रा ही था। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि भारतीय दवाएं उन अन्य दवाओं की तुलना में बेहतर रिजल्ट भी देती है। जी हाँ, सस्ता का सस्ता और बेहतर का बेहतर है भारतीय दवाइयाँ। फजल अफगानी ने बताया कि भारतीय दवा की कीमत से आकर्षित होकर उन्होंने तुरंत इसे खरीद लिया। उन्होंने लिखा कि इससे उनका सिर दर्द जल्दी ठीक हो गया। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कैसे भारतीय दवाएं अफगानिस्तान में धीरे धीरे पाकिस्तानी दवाओं की जगह ले रही है। दोस्तों, अब तक अफगानिस्तान के दवा बाजार में पाकिस्तान की हिस्सेदारी काफी ज्यादा हुआ करती थी। हालांकि हाल के समय में दोनों देशों के बीच जिस तरह से कई झड़प हुई, इससे दवा बाजार में इसका असर नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान दवाओं की खरीद में कमी नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूं ही नहीं भारत का बढ़ा अफगानिस्तान में दबदबा। दरअसल आपातकालीन दवा शिपमेंट ही एकमात्र सहायता नहीं है जो भारत ने अफगानिस्तान को दी है। पिछले 4 सालों में 327 टन मेडिकल फैसिलिटी आपूर्ति प्रदान करने के अलावा भारत ने अलग अलग प्रांतों में 5 मातृत्व और स्वास्थ्य क्लिनिक बनाने और काबुल में 30 बिस्तरों वाला एक अस्पताल बनाने का भी वादा किया था। भारत काबुल में ऑन्कोलॉजी सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर और थैलेसीमिया सेंटर जैसी प्रमुख सुविधाओं के निर्माण का भी फैसला लिया है। भारतीय फार्मा दिग्गज सिर्फ काबुल को दवाएं ही नहीं बेच रही है। दोस्तों, नवंबर 2025 में एक ऐतिहासिक सौदा सामने आया जब भारतीय फार्मा दिग्गज जाइडस लाइफ साइंसेज ने दुबई में अफगानिस्तान के रॉफिस इंटरनेशनल ग्रुप के साथ $100 मिलियन के एमओयूज पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता जो शुरू में निर्यात पर ध्यान केंद्रित करेगा, बाद में प्रौद्योगिकी ट्रांसफर, अफगानिस्तान में एक जाइडस प्रतिनिधि कार्यालय और आयात निर्भरता को कम करने के लिए स्थानीय विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के साथ आगे बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी आप कह सकते हैं कि कंगाल पाकिस्तान का भारत ने अफगानिस्तान से तगड़ा इलाज कर दिया। अब वहां पर यानी अफगानिस्तान से पाकिस्तानी दवाओं को पूरे तरीके से आउट कर दिया दोस्तों, और अपना आधिपत्य जमा लिया। आपकी इस पर क्या राय? अगर आप भी
मानते हैं देर से ही सही लेकिन ईमानदारी से कार्य करने पर सफलता जरूर मिलती है। तो अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, और भारत को बढ़ता देख एक लाइक तो बनता है, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कहिएगा। साथ ही साथ आपको बता दे बड़ी खबर, वॉशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज बोले तो CISIS द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सीनियर अमेरिकी सांसदों ने कहा कि पाकिस्तान नहीं भारत अमेरिका का दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार है। सांसद अमी बेरा ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिकी जुड़ाव को रणनीतिक साझेदारी समझने की गलती नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक दांव पूरी तरीके से भारत पर टिका हुआ है। सांसद रिच मैककॉर्मिक ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था के भविष्य के लिए जरूरी है। सांसदों ने बताया कि भारत न केवल अमेरिकी निवेश प्राप्त कर रहा है बल्कि अमेरिका में निवेश भी ला रहा है, जबकि पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों और आर्थिक तालमेल की वजह से अमेरिकी प्रशासन लगातार भारत को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति के केंद्र में रख रहा है। कांग्रेस सदस्य रिच मैककॉर्मिक ने आर्थिक पहलुओं पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की आबादी 30 करोड़ है, लेकिन वहां से अमेरिका में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता। इसके उलट भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अमेरिका से निवेश लेती भी और वहां बड़े पैमाने पर निवेश करती भी है। सांसदों के मुताबिक निवेशकों का यही भरोसा भारत को एक मजबूत भागीदार बनाता है। यानी कि दोस्तों अमेरिका ने क्लियरली कह दिया है कि पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत हमारा असली रणनीतिक साझेदार है। दोस्तों जैसा कि तगड़ा झटका आसिम मुनीर और शहबाज को दिया हुआ अमेरिका ने गले लगाने के बाद वहीं आपको बता दें बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बड़ा खुलासा। वाटर फोर्स की खुफिया रिपोर्ट आई सामने। लश्कर तैयबा कर रहा अब पानी के रास्ते बड़े हमलों की तैयारी। दोस्तों लश्कर तैयबा अपने आतंक से बाज नहीं आ रहा है। अब लश्कर को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। इस खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि लश्कर तैयबा ने आतंक फैलाने का एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि अब लश्कर पानी के रास्ते बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है। लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह के बयान में लश्कर तैयबा की कथित वाटर फोर्स की जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि लश्कर अब वाटर फोर्स की मदद से हमले की तैयारी कर रहा है, जिसका मतलब है कि अब यह आतंकी समूह पानी के रास्ते भी कहर बरसाएगा। दोस्तों जहां गणतंत्र दिवस नजदीक है, इस बीच देश में सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां हर इनपुट को गंभीरता से ले रही हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर के पास सैकड़ों स्कूबा डाइवर्स और प्रशिक्षित तैराक मौजूद है, जिन्हें पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर पानी के अंदर मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। लश्कर अपने ऑपरेशन के लिए खास ट्रेनिंग दे रहा है ताकि ये पानी के रास्ते भी तबाही मचा सके। बताया जा रहा है कि इन ट्रेनिंग सेंटर्स पर एडवांस्ड उपकरण भी मौजूद हैं। इन ट्रेनिंग सेंटर्स में एडवांस्ड उपकरण और स्पीड बोट्स का भी इस्तेमाल हो रहा है ताकि आतंकी पानी के रास्ते घुसपैठ कर सके और बड़े हमलों का अंजाम दे सके। दोस्तों वहीं बता दें उधर पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी लगातार भारत के खिलाफ उगल रहा है जहर। सैफुल्लाह कसूरी ने अब कहा है कि 2025 में हमने आसमान पर राज किया, 2026 में अब हम समुद्र पर भी राज करेंगे। सैफुल्लाह कसूरी अपने आतंकी भाई बहनों को पिछले साल मई महीने में हुए संघर्ष की कहानी सुना रहा था, जब भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे, जिसमें 100 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए थे। भारत के हमले में जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए थे, जिसे उसने खुद सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था। फिर भी लश्कर तैयबा का ये आतंकी लोगों को किससे सुना रहा है। सैफुल्लाह खालिद कसूरी लश्कर का डिप्टी है और मई संघर्ष के बाद ये लगातार अलग जगहों से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। दोस्तों अब ये समंदर का जिक्र कर रहा है, यानी अब ये भारतीय नौसेना से पिटना चाह रहा है। ये जानता नहीं है कि भारतीय नौसेना ने अगर हमला किया तो कितना घातक हो सकता है। मुरिदके में जहां भारत ने मई महीने में स्ट्राइक किए थे, वहां सैफुल्लाह ने कहा कि 2025 वो साल था जब पाकिस्तान आसमान का शहजादा यानी फिजाओं का शहजादा बना। अब यह 2026 है, साल खत्म होने से पहले इंशाल्लाह पाकिस्तान समुद्र का शहजादा यानी समुद्रों का शहजादा बन जाएगा। ऐसे में दोस्तों इस सैफुल्लाह के बयान का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में जरूर लिखिएगा। वहीं आपको बता दें दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील करने के करीब पहुंच गया भारत। ट्रम्प को लगेगा दोहरा झटका, क्यों है ये ग्लोबल गेम चेंजर। आपको बता दें भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प के अड़ियल रवैयों के बीच भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड डील करने के काफी करीब पहुंच गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन बोले तो EU के बीच जो व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है वो फाइनल होने से सिर्फ चंद कदम दूर है। दोस्तों भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल जी ने गुरुवार को कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील को लेकर 24 में से 20 चैप्टर पर साइन कर लिए गए हैं। उन्होंने
उन्होंने कहा कि लक्ष्य इस महीने के आखिरी में ईयू नेताओं के भारत आने से पहले डील को पूरा करना है। आपको बता दें कि यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्जुला वॉन डेर लेयन भारत में इस साल होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे 27 जनवरी को 16वें भारत ईयू शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। दोस्तों, कॉमर्स सेक्रेटरी अग्रवाल ने पत्रकारों से कहा है कि हम पिछले 3 महीनों से ईयू के साथ बातचीत के आखिरी और सबसे मुश्किल दौर में थे। अब हम बहुत करीब है। हमने 24 में से 20 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। कुछ मुद्दे हैं जिन पर बातचीत चल रही है। हम लगभग रोजाना बातचीत कर रहे हैं। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम अपने नेताओं की मुलाकात से पहले टाइमलाइन पूरी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने भारत और यूरोपीय संघ दोनों को जल्द से जल्द व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया है। नई दिल्ली ने पिछले साल यानी 2025 में 3 ट्रेड डील फाइनल किए थे। वहीं ईयू ने दक्षिण अमेरिकी ट्रेड ब्लॉक मर्कोसुर के साथ एक लंबे समय से अटकी डील पर साइन किए हैं। लेकिन अगर भारत और ईयू के बीच ट्रेड डील पर दस्तखत हो जाते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड डील में से एक होगा। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस व्यापार समझौते से अमेरिका ने जो भारत पर 50% का टैरिफ लगा रखा है उसका असर कुछ हद तक कम हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा है कि दोनों तरफ से संवेदनशील कृषि मुद्दे बातचीत से बाहर है। वहीं आपको बता दें, उधर सेमीकंडक्टर के लिए चीन और अमेरिका आपस में लड़ते रह गए। भारत ने झटके में जर्मनी के साथ कर ली बड़ी डील। दोस्तों, आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुमूल्य चीज बन चुकी है। बिना इसके इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से ठप पड़ सकती है। यही कारण है कि अक्सर चिप को लेकर अमेरिका, चीन और ताइवान में तनाव दिखाई देता है। दूसरी ओर भारत ने भी स्वदेशी चिप बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए सरकार ने इंसेंटिव स्कीम भी पेश किया है और भारत अब दूसरे देशों से भी डील कर रहा है। हाल ही में अभी भारत ने जर्मनी से चिप को लेकर एक डील की है। ये डील डायरेक्ट तौर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने या निवेश को लेकर नहीं हुआ है, बल्कि लंबी अवधि के लिए तकनीकी सहयोग और इकोसिस्टम डेवलपमेंट पर बेस्ड है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की हाल ही में भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत जर्मनी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी पर एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत जर्मनी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप एक जॉइंट डील है जिसके तहत सेमीकंडक्टर के तकनीकी इकोसिस्टम को डेवलप करना, रिसर्च और स्किल पर सहयोग, वैल्यू चेन को मजबूत करना और साझा परियोजनाओं पर काम करने का लक्ष्य रखना शामिल है। ये डायरेक्ट तौर पर चिप सेक्टर में निवेश पर डील नहीं है, लेकिन सहयोग, कौशल विकास और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने वाला एक फ्रेमवर्क है। दोनों देशों के बीच ये डील 12 से 13 जनवरी के दौरान हुई है। भारत और जर्मनी के बीच इस डील से हरित ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स और क्लीन तकनीक में भी सहयोग बढ़ेगी। साथ ही तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप और R&D नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा, जिस कारण भारत का चिप इकोसिस्टम मजबूत होगा। जर्मनी और यूरोपीय कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च में भागीदार बनेंगी। इससे ग्लोबल वैल्यू चेन में शामिल होने में मदद मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि वैश्विक सेमीकंडक्टर नजरिए में अक्सर ताइवान, चीन और अमेरिका का दबदबा रहा है। जर्मनी वेफर निर्माण में अग्रणी नहीं है, लेकिन उद्योग की बुनियादी चीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में ऑल द बेस्ट पीएम मोदी जी, जरूर कमेंट में कहिएगा आप लोग। साथ ही साथ आपको बता दें, इधर IMF ने की भारत की जमकर तारीफ तो बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछा, निराशा के नेता माफी मांगेंगे क्या? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ किए जाने के बाद बीजेपी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी पर बहुत ही जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने उन्हें न सिर्फ निराशा के नेता कहा है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर उनकी ओर से कही गई बातों के लिए उनसे देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को भी कहा है। इससे पहले IMF ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भारत प्रमुख ग्रोथ इंजन है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केशवन ने IMF की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया गया। उन्होंने कहा है कि क्या LOP निराशा के नेता राहुल गांधी, जिन्होंने जानबूझकर झूठ बोला और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बुरा भला कहा, क्या वे हमारे देश और लोगों से अब सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे? बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि IMF और की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ राहुल गांधी के झूठे नैरेटिव और घटिया राजनीतिक एजेंडे को करारा जवाब है और बड़ा झटका भी है, जिसने अपने देश की शानदार प्रगति और विकास को कमतर करने की कोशिश की थी। उनके मुताबिक राहुल गांधी को देश के लोग इसलिए बार बार खारिज करते हैं क्योंकि अपने संकुचित नाकाम राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें भारत को गाली देने और बदनाम करने में कोई झिझक या पछतावा नहीं होता। आपकी क्या इस पर राय दोस्तों? क्या जिस प्रकार से बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा दोस्तों, क्या बिल्कुल सही किया? बताना मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों, जहां पर भी आपका ग्रुप हो। जय हिंद, जय भारत।